हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए और बेहतरीन सेशन के अंदर। तो आज का सेशन हमारा रहेगा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 आपके अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने एक मॉक कवर किया है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने जो भी इस साल एग्जाम हुए हैं स्टेनो का, फेज 13 का, जो जो न्यू पैटर्न पूछे हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे आप एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न बोल रहे हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वन बाय वन। और मैंने आपको देखो पिछले सेशन में भी बोला था कि ऐसा नहीं होगा कि जितने भी नए पैटर्न पूछे गए हैं सारे के सारे मैं आपको एक ही मॉक के अंदर इंक्लूड कर दूं। रीजन बीइंग, अभी तक देखो जो आंसर की आई है वो आपकी किसके ऊपर आई है? स्टेनो के एग्जाम के लिए, है ना। अभी फेज 13 की आंसर की आना बाकी है। अब स्टेनो के एग्जाम में होते हैं 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, उसमें आप नई नई वैरायटीज या नया नया पैटर्न जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। अब यहां पर आने हैं आपको 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन आने हैं, तो सारी वैरायटी इंक्लूड करेंगे अगर, तो आप ही नेगेटिव हो जाओगे, आपका मोराल ही डाउन होगा, क्योंकि इतना भी नहीं है जालिम एग्जामिनर कि आपको सारे के सारे नई वैरायटी के क्वेश्चन इंक्लूड कर दे। तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं कि जितने भी हम मॉक टेस्ट यहां पर लगाएंगे उसमें मैं क्वेश्चन की वेरिएशंस लाता रहूंगा। आपको पिछले सेशन में कुछ नया टाइप मिला था, इस मॉक टेस्ट में भी आपको अलग से नई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो पेशेंस रखो। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन तो कर रहे हो ये वाले इंक्लूड करो, वो इंक्लूड करो, चलो अब कहना तो नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि एग्जाम में कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। तो अगर थोड़ा सा भी फेथ रखते हो, बिलीफ रखते हो मुझ पे, तो रिलैक्स रहिए, आपको हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, इतना तो एटलीस्ट भरोसा करते ही हो आप हम पे। ओके, तो चिल मारो और पढ़ो, जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूं इंजॉय करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, दैट्स इट। ठीक है, जो भी मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा आपको एग्जाम में दिख जाएंगी। ओके, चलो करें शुरू फिर। हाँ, मैं बेसिक पर्पस क्या है देखो इन मॉक टेस्ट का, एक तो जो आपके माइंड में नेगेटिविटी भर रखी है न्यू पैटर्न को लेके, एक तो वो नेगेटिविटी हमें दूर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इतना भी हाई नहीं होगा कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछ लिया जाएगा कि आपने ये चीज़ें तो कभी कर ही नहीं रखी हैं तो आपको एग्जाम में ना आए। अगर नया पैटर्न आया भी सही तो सिर्फ आपको रीडिंग करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट होगा थोड़ा आसान। हाँ, ये ज़रूर है, जो पिछला सिनेरियो हमने देखा है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं। रीजनिंग के पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, वो सबके लिए टाइम कंज्यूमिंग होंगे। अगर इजी होंगे तो वो सबके लिए इजी होंगे, कट ऑफ अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। ओके, चलो तो रिलैक्स माइंड के साथ आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। पेन पेपर रेडी रखिएगा इस मॉक टेस्ट के लिए भी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको सबसे पहले ये डिसीजन बनाना है, जैसे आप एक्चुअल मॉक के अंदर करते हैं, कि कौन से क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलने हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, मतलब अटेम्प्ट नहीं करने। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जहां पर आपको लगता है कि मे बी आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करना ही बेहतर है। अपनी ईगो नहीं सेटिस्फाई करवानी कि आपको 25 में से 25 अटेम्प्ट करके लाने हैं, फिर उल्टा पड़ जाएगा एग्जाम में काम, इस बात का ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप डिसीजन मेकिंग बना लेते हैं अपनी कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। उसका ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है ना, उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो आई होप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बातें कन्वे कर रहा हूं। शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन आपको वैसे आपने देख लिया था, स्लाइड में से गलती से चेंज हो गई थी, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, जम्बल्ड रिलेशन का केस है, पर्सन्स के बीच में रिलेशन पूछे गए हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन में ये आपको फर्स्ट राउंड में ही करना है पहली बात तो, क्योंकि बहुत ही ईजी लेवल का है, फैमिली ट्री आपको क्रिएट करना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट को जज कर सकते हो कि किन दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। जैसे यहां पर रिलेशन पूछा गया है एस का किसके विद रिस्पेक्ट टू के विद रिस्पेक्ट टू,
तो जैसे ही दोनों के दोनों पर्सन इंक्लूड हो जाएंगे, जब भी इंक्लूड हो जाएंगे वहां से आगे आपको फ्रेम कंटिन्यू नहीं करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी इज द फादर ऑफ के, बी जो है वो पिता है, किसका पिता है? के का। उसके बाद बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक तो के होगा और दूसरे के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं पता। अगली इंफॉर्मेशन है के इज द ब्रदर ऑफ आर, के जो है वो भाई है, किसका भाई है? आर का। अगर के आर का भाई है तो आर जो है वो के बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, और हमें इसी को ही कंसीडर करना पड़ेगा, के का सिबलिंग, भाई या बहन। क्यों? क्योंकि बी के इकलौते 2 ही बच्चे हैं, के और ये पर्सन कौन है? आर, क्योंकि वो आपको मेंशन्ड है। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है वो बेटी है किसकी? पी की। तो पी जो है वो मदर बनी किसकी? आर और के की। उसके बाद ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो पी की क्या है? ग्रैंड डॉटर। अब ग्रैंड डॉटर मेंशन्ड नहीं है यहां पर कि वो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है या मैटरनल। अगर आप कुछ भी आपको ये चीजें मेंशन ना हो तो आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर। मतलब अगर ए जो है वो पी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब वो उसके सन की डॉटर है। ठीक। उसके बाद एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए, अगर एस ए का पिता है तो यहां पर देखो गड़बड़ हो गई। यहां पर हमने कंसीडर किया था पी के बेटे की बेटी, कौन? ग्रैंड डॉटर की बात कर रहे हैं, तो के तो ए का फादर हुआ। अब वो उसने कहा एस ए का फादर है, तो हमें जो ये ग्रैंड डॉटर कंसीडर करनी थी वो मैटरनल ग्रैंड डॉटर कंसीडर करनी थी। ए जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी? पी की, मतलब वो पी की बेटी की भी बेटी है, और एस जो है वो ए का फादर है, मतलब वो आर का हस्बैंड हुआ। तो यहां पर एस का रिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है? वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, सिस्टर हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ, बी ऑप्शन में आपको दिया गया था। ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है। एज यूजुअल हमेशा सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं, वो करने पे पता चलता है। तो इसलिए हमेशा इसको रिस्क पे नहीं लेना कि आप देखते ही अटेम्प्ट करने लग जाओ, हमेशा इसको सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलिए। अगला सीरीज देखो, काफी लेंथी सीरीज गिवन है आपको, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने अब भी देखा है सीखने के बावजूद वो हमेशा जो है वो टाइम टेकिंग ही बनाएंगे क्वेश्चन को। टाइम टेकिंग कैसे? अगर आपको इतने सारे नंबर्स हैं तो 5 से ही शुरू कर देंगे सीरीज को सॉल्व करना। सीरीज का मेन पर्पस क्या है? आपको नेक्स्ट टर्म डिटरमिन करनी है लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हुए। तो आपको तो पैटर्न अंडरस्टैंड करना ना कि पैटर्न या कॉन्टिन्यूटी क्या बन रही है। तो जरूरी थोड़ा है आपको शुरू से ही नंबर्स को यूज करना शुरू करना है। अब बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं 51 से शुरू कर लूं, 51 और 75, इतना तो क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंस से ही हो जाएगा, मल्टीपल्स बनाने की नीड नहीं है। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 24 का। आगे अगर बात करें 75 और 108, 25 और 8, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? 33 का। उसके बाद 108 और 52 की बात करें तो दोनों में अंतर कितने आ गया? 44 का। अब यहां से कॉन्टिन्यूटी का आइडिया नहीं हुआ, एक आधा डिफरेंस और ले लेते हैं। इन दोनों में अंतर कितने का आया? 17 का। एक बार डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बना के देखें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही है। 17 और 24 में कितने का अंतर आया? 7 का। 24 और 33 में 9 का। 33 और 44 में 11 का। अब यहां से क्लियरिटी मिल रही है कि जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है वो ओड नंबर्स का, विषम संख्याओं का या कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो है वो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। तो अगले दो नंबर्स में कितने का डिफरेंस होगा? 13 में। 44 और 13 यहां पर कितने होंगे? 57। 57 प्लस 1 52, यूनिट प्लेस जो है वो 9 रहेगा, तो आंसर वुड बी सी। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जितने भी फेज 13 में एग्जाम पूछे गए हैं कुछ एक शिफ्ट के अंदर, आपको 3 कंक्लूजन बेस्ड ये क्रिटिकल रीजनिंग आई है। एजम्पशन के क्वेश्चन मैंने पूछा है बच्चों से बात करके कि एक ही स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड एजम्पशन के केस तो आए हैं, बट 3-3 एजम्पशंस पूछी गई हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक वीक है, इन चीज़ों की डिसीजन मेकिंग आप नहीं बना पाते हो, एजम्पशन में थोड़ा हाथ टाइट है आपका, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ये नहीं है कि इसको सेकेंड राउंड के लिए रख के चलना है, क्योंकि आपकी सारी की सारी लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, बैंकिंग में थोड़ी इकोनॉमिकल टर्म्स आ जाती हैं इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड, तो वो थोड़ा हो सकता है प्रोबेबिलिटी के गलत हो जाए, बट एसएससी के अंदर ये इजी लेवल के पूछे जाएंगे। ओके,
तो आप इसे फर्स्ट राउंड में ही ट्राई कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नगर निगम ने सभी दुकानों और बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है कि जितने भी मार्केट के अंदर प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं ना, सब पे बैन लगा दो। ओके, तो इसके ऊपर क्या क्या एजम्पशन लगाई जानी चाहिए? तो एजम्पशन में आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ही कंसीडर करना है जो भी आपको एजम्पशन या पूर्व धारणा लगानी होगी, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो पहले में क्या बोला गया है? कहता प्लास्टिक की थैलियां शहर में पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगर वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है तभी तो गवर्नमेंट के थ्रू ये जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है कि सारी की सारी चीजों पे बैन लगा दे। अदरवाइज चीजें तो नॉर्मली चल रही थी, बैन लगाने में क्या अगर कॉन्टिन्यूटी में रहती यूज करने में क्या दिक्कत थी? अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट के लिए तभी तो इसको बैन लगाने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। तो पहली पूर्व धारणा या पहली अजम्पशन बिल्कुल आपकी वैलिड है। दूसरी क्या कहती है? कहता है दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध में सहयोग करेंगे। शॉपकीपर्स विल कोऑपरेट विद द बैन ऑन द प्लास्टिक बैग्स। अब देखिए एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी हमें तो यूज करना ही करना है और शॉपकीपर्स जितने भी ये प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं इस चीज को अवॉइड करेंगे। सरकार का निर्णय आया है तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट मान के चलना है कि अगर डिसीजन आया है तो हमें कंसीडर करना ही है। ओके, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। तो इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है? प्लास्टिक की थैलियों के अलावा सामान ले जाने के लिए अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। अगर ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं सामान लाने और ले जाने के लिए तभी तो उसे पूर्ण रूप से बैन किया जा रहा है। मतलब उनको पता था कि ऑलरेडी कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स नहीं भी यूज करते हैं तो और भी ऑप्शंस हो जाते हैं। जूट बैग बंदा यूज कर लेता है या किसी में बकेट वगैरह में सामान ले जाता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस थे तभी उन्होंने बैन करने का डिसीजन लिया है। तो यहां पर आपके तीनों की तीनों पूर्व धारणाएं जो है वो निहित है। ओके, नेक्स्ट। अब तो ये इजी लगने लग गया होगा आपको सीरीज का क्वेश्चन, देखते ही हिट कर दो। 4 बॉक्सेस गिवन है, 5th बॉक्स डिटरमिन करना है। तो पहले तो देखिए कि जो चेंजेस पहले से दूसरा बॉक्स बनाने में फॉलो हुई क्या वही सेम चेंजेस तीसरे से चौथा बॉक्स बनाने में फॉलो हुई? कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे सेंटर वाला ऑब्जेक्ट ट्रायंगल जो है ये देखो अगली फिगर में कहां पर आ गया? राइट बॉटम कॉर्नर पे, नीचे की तरफ यहां पर शिफ्ट हो गया। तो सिमिलर पोजीशन वाला तीसरे और चौथे में देखो, ये देखो बी सेंटर में बैठा ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेम पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो रहा है। एक आधा और ऑब्जेक्ट पकड़ लो। बात कर लेते हैं इस ओ की। ओ देखिए लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे था, राइट अपर कॉर्नर पे चला गया। तो सिमिलर पोजीशन पे 3 था, वो भी अपर पोर्शन पे शिफ्ट कर गया। तो सेम चेंजेस हो रही हैं। तो अब जैसे दूसरे से तीसरा बना वैसे चौथे से पांचवा बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना? 3 देखो ये कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट है नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहां पर सेम पोजीशन पे कौन है? एफ, वो नीचे जाके शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एफ चाहिए। तो क्लियरली एक ही ऑब्जेक्ट से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सारी की सारी चीजें रोटेशन में लाने की आपको कतई नीड नहीं थी। अगला देखिए, एनोलॉजी सादृश्यता। 68 का रिलेशन 19 के साथ है, 76 का 21 के साथ है, तो 164 का बताइए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अप्रोच करें। 19 से 68 तक जाना है। 19 दिया 57, 57 में कितना जोड़े के 68 आ जाए? 57 में जोड़ेंगे 11। तो 21 दिया 63, 63 में यहां पर 13 जोड़े हैं। इधर 11 जुड़ रहे हैं, उधर 13 जुड़ रहे हैं। सिमिलैरिटी तो हुई नहीं। कुछ और देख के चले। अगर 19 का 4 गुना करते हैं 76, 76 में 8 कम कर दो 68। 21 का 4 गुना करें तो 84, 84 में 8 कम कर दो 76। ये बिल्कुल ठीक है। मतलब जो भी यहां पर संख्या आएगी उसका 8 टाइम्स करने पे -4 टाइम्स करने पे -8 करना है। ठीक है, -8 करना है तो इसको एक बार 8 दे दो। 164 और 8 कितने हो गए? 172। 172 देखो किसका 4 गुना है? तो 172 जो है वो 43 का 4 टाइम्स है। एक अप्रोच ये भी है। अब दूसरी अप्रोच ये भी निकल के आ रही है। देखो यहां से एक क्लू मिल रहा है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना करने पे 8 माइनस है तो ये देखो 4 का मल्टीपल भी तो है। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया? 17। 17 और 2 कितना होता है? 19। 4 से डिवाइड कर दो कितना आया? 19। 19 और 2 कितना हो गया? 21। 4 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 41। 41 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 43। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। वैसे कोशिश यही करना हमेशा छोटे नंबर से ही बड़े नंबर की तरफ अप्रोच करना है आपको।
कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट का केस है। होपफुली ये भी आपको फर्स्ट राउंड में इजी लगता होगा, डुएबल क्वेश्चन होते हैं, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, वो पढ़ने में टाइम लगता है, बस सॉल्यूशन निकालने में इतना खास टाइम नहीं लगता। तो मैंने आपको हर बार बोला है जितने भी मैं सेशंस लेता हूं कि हमेशा पहले पूरी स्टेटमेंट को गो थ्रू करो, रिक्वायरमेंट को टारगेट करो कि इसमें एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे, डिटरमिन क्या करना है, ज्ञात क्या करने जा रहे हो। कहता है आपको एक शब्द दे दिया जस्टिस, जस्टिस शब्द के अंदर हर एक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको अरेंज करना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है जी, कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के हिसाब से अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ लेटर्स डिटरमिन करने हैं, किस किस के बीच में, विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। जो बाईं ओर से दूसरा है और जो दाईं ओर से चौथा अक्षर है, दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कब? जब आप जस्टिस शब्द के अंदर हर एक अक्षर को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। अब वैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, राइट टू लेफ्ट। कई बार दाएं से बाएं भी पूछा जाता है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप लेफ्ट टू राइट ही अरेंज कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को स्मार्टली कैसे सॉल्व करना है। बाईं ओर से दूसरा मतलब यू की जगह कौन आएगा, दाईं ओर से चौथा मतलब टी की जगह कौन आएगा। या तो आप पहले 4 अक्षर अरेंज कर लो, वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर आएंगे। ठीक है, तो चलो अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें तो सीक्वेंस वाइज सबसे पहला लेटर कौन आ जाएगा, सी। सी के बाद कंपेयर करें तो ई, ई के बाद कंपेयर करें तो आई, आई के बाद कौन बैठा हुआ है, जे। बस इतना सॉल्व करना है, क्योंकि आपको फोर्थ फ्रॉम द राइट मतलब टी की जगह पता चल चुका है कौन आ रहा है, और यू की जगह सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ये भी पता चल चुका है। तो इसका प्लेस है 5, इसका प्लेस है 10, दोनों में अंतर कितना का आया, 5 का। बीच के अक्षर कितने हो गए, 4। इन बिटवीन लेटर्स आपको डिटरमिन करने थे। नेक्स्ट लेटर सीरीज देखते ही अटेम्प्ट करो। अब देखो ध्यान से, हर ग्रुप का पहला लेटर पी है, तो ऑप्शन में भी देखो जो भी आप आंसर डिटरमिन करेंगे पहला लेटर पी है, तो पी को कंसीडर मत करो, अगले लेटर से शुरू हो जाओ। ये 13 और ये 4, 9 नंबर कम हो गए। अगर इधर 9 नंबर कम करेंगे तो डी को आपको 30 कंसीडर करना होगा, रेपिटेशन में लाना होगा, ताकि आप सब्ट्रैक्ट इजीली कर पाए, क्योंकि आप पिछले साइकिल में एंटर करने लगे हो। 30 में 9 कम कर दो, देखो 21 आ रहा है। 21 में 9 कम कर दोगे 12 भी आ रहा है। 12 में 9 कम करोगे 3, मतलब कि दूसरा अक्षर सी आएगा। तो पी के बाद सी होना चाहिए। आपके ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए। चाहे तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, जेड और एच 8 नंबर बढ़ गए, क्योंकि जेड को हम 0 भी बोल सकते हैं। 0 + 8, 8, 8 और 8 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, मतलब कि तीसरा लेटर होगा एक्स। आपको फोर्थ लेटर पे स्विच करने की नीड ही नहीं है। ये देखो एग्जाम ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे अप्रोच करना है आपको, फीलिंग नहीं लेनी कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही आप मेंटेन करने बैठ गए। इसलिए जब भी क्वेश्चन का आंसर निकालने बैठे हमेशा ऑप्शन को कंपेयर किया करो। अगर आपके कोई भी सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन नहीं क्रिएट हो पा रहा, उन सारे के सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का केस। अब देखिए यहां पर बोला क्या जा रहा है, कहता एक छात्र आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए समय प्रबंधन को लेकर संघर्ष कर रहा है। मतलब जैसे आप हो गए, कई बार होता है ना ऐसा आपके साथ कि हाँ आपने प्रेपरेशन कर ली, आपका एग्जाम नियर बाय है, बट आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो प्रॉपरली कि किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए। ओके, तो किसी एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम थी। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे प्रभावी निर्णय क्या होगा, उसको डिसीजन लेना है कि बेस्ट इफेक्टिव और सूटेबल डिसीजन क्या हो सकता है ताकि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकूं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, आप क्या आंसर देंगे। तैयारी को अंतिम सप्ताह तक छोड़ देंगे कि लीव द प्रेपरेशन टू द लास्ट वीक, लास्ट वीक में जाके देखेंगे भाई जो होगा लास्ट वीक में डिसाइड करेंगे, ऐसा करोगे। कोई भी जो जेन्युइन और मेहनती स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो पहले ही अपना टाइम टेबल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले वाला तो डिसीजन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कहता है केवल पसंदीदा विषयों पर ही ध्यान केंद्रित करें, मतलब फोकस ओनली ऑन फेवरेट सब्जेक्ट्स, सिर्फ फेवरेट को ही प्रायोरिटी देना। रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ डुबो देगा फिर आपको। अकेले 25 में से 25 कर भी लाओगे 50 नंबर हो गए, मैथ नहीं करोगे तो क्या करोगे, इंग्लिश नहीं करोगे तो क्या होगा, जीके नहीं करोगे तो क्या होगा। तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, हाँ वो पसंदीदा विषय है,
वो अलग बात है, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आप उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बट प्रायोरिटी तो सबको देनी पड़ेगी, एक के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। पूरी रात पढ़ाई करें और नींद पूरी ना करें, स्टडी ऑल नाइट एंड स्किप स्लीप, लो भाई बीमारी हो जाएगी फिर तो चीज़ों को भूलने की। जीएस और इंग्लिश हो गई भाड़ में, ठीक है, ये भी जेन्युइन नहीं है। अल्टीमेटली बचा के आपका डी ऑप्शन, मेक अ रियलिस्टिक स्टडी में टाइम टेबल एंड फॉलो इट। वही है ना, सीरियस कैंडिडेट वाला पॉइंट निकला कि ध्यान से हम सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से ही अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे और उस टाइम टेबल का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये है सीरियस कैंडिडेट की प्रेपरेशन का मेन राज। ओके, ये आपकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग ही है। अब इसमें बताओ क्या है बताने वाला, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड भी, बस यही तो निर्णय लेना है और करना क्या था, ठीक है। तो आप रिलैक्स रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं आती होंगी, ये अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो भी आप ये इजीली कराएंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, इसमें बताने वाला थोड़ा कुछ। नेक्स्ट, वर्ड के ऊपर एनोलॉजी, तो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको आता है तो ये अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इसे स्किप करके चलो, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने। जैसे सिलेनोग्राफी का इज टू रिलेटेड टू मून्स, स्टडी ऑफ मून को हम क्या बोलते हैं, सिलेनोग्राफी। तो कॉन्कोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ शेल्स, शंख की जो स्टडी होती है, अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कॉन्कोलॉजी, ठीक है। सॉइल के लिए पेडोलॉजी होती है, एग्स के लिए ऊलॉजी होती है, और सिक्रेशंस जो है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये कोई स्टडी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉन्कोलॉजी के लिए क्या रहेगा, शेल्स रहेगा। एक्स से सीरीज शुरू हो रही है, बी पर जाकर खत्म हो रही है, हाँ जी एक्स से शुरू हो रही है। अब देखो कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा है, ये देखो बी पर खत्म भी हो रहा है, या तो आप इनको काउंट कर लीजिए हैं कितने, ठीक है, उतने ही ग्रुप्स आगे भी मेंटेन कर दो, बट इक्वली डिवाइड होंगे या नहीं होंगे ये तो फिर रिस्क फैक्टर रह गया। तो फिर एक काम करो, एक ऑल्टरनेट क्या है, ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट के 4 एलिमेंट, रेफरेंस ही तो लेना है कितने का ग्रुप मेंटेन करना और कहां पर जाके सीरीज का हमें ग्रुप जो है वो खत्म करना है। एम सी डैश बी, ये देखो एम सी डैश बी, यहां पर आके ग्रुप मेंटेन कर दो। एम के बाद 3 प्लेसेस है, इधर भी देखो एम के बाद 3 प्लेसेस है, ग्रुप मेंटेन कर दो। हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एक्स, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स। तो सीक्वेंस वाइज इसमें कितने फिलअप होंगे, ये एक ही है ना, मुझे इसके बीच में लाइन दिख रही है, एक ही है। तो सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, आपका चौथा लेटर एक्स होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज चौथा लेटर एक्स होना चाहिए, इधर सी अवेलेबल था, एलिमिनेट करो। हर ग्रुप का तीसरा लेटर देखिए क्या है, यहां पर पी है, इधर अवेलेबल नहीं है, इधर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसे आप स्किप कर सकते हो। दूसरा लेटर देखें तो क्यू, यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, इधर तो ऑलरेडी था। तो सीक्वेंस वाइज रिवर्स में तीसरा लेटर क्यू के लिए होना चाहिए, तीसरा लेटर क्यू के लिए, वो सभी ऑप्शन में था। सीक्वेंस वाइज आप ये पिक कर सकते हो, आखिरी के 4 लेटर देखो, एम डबल सी, उसके बाद क्या है बी, बी यहां पर फिल कर दो, एम बी डबल सी रह गया बीच में, एम डबल सी बी। तो सीक्वेंस वाइज आखिरी लेटर सी के लिए होना चाहिए, सभी में था। ये पकड़ लो बी एक्स डबल सी, ये बीच के लेटर, ये देखो बी एक्स डबल सी, यहां पर नहीं है तो इसको एलिमिनेट करो। इधर देख लो चेंजेस कहां कहां पर आ रही हैं आपकी, सिर्फ ये चेंजेस जो हैं पहले लेटर में आ रही है, दैट्स इट, उसको देखने की नीड नहीं है। पहला लेटर मतलब फर्स्ट फिलअप के लिए। इधर तीसरा अक्षर पी है, तो आगे जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इधर क्यू फिल कर देते हैं, एम डबल क्यू बन गया, ठीक है, सॉरी एक्स क्यू क्यू डबल क्यू बन गया, इधर एक्स क्यू पी बनेगा, फिर एक्स डबल क्यू बनेगा, ये तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी। या तो सारे सिमिलर रखो, तो इधर क्या आ जाएगा, इसी के हिसाब से देखें तो पी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए, टाइम कंज्यूमिंग लगे तो इसे सेकंड राउंड के लिए रख सकते हैं, सेकंड राउंड के लिए रखो, क्योंकि 100 सालों की बात की जा रही है। 31 जनवरी 2022 की गिवन है, देखो मंडे है, तो सेम डेट को 100 साल पहले क्या था, तो इसे मार्क एज रिव्यू करके चलिए, थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटिव हो सकता है, सेकेंड राउंड में ही सॉल्व करेंगे। बस ऐसे डिसीजन बनाने और कुछ भी नहीं। यहां पर क्या करना है, कौन आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स एंड 2 साइंस, 2 नंबर और 2 आपको साइंस दिए गए हैं, दोनों को इंटरचेंज करने पे पहली और दूसरी इक्वेशन की रिस्पेक्टिवली क्रमश कौन कौन से रिजल्ट्स रहेंगे। तो आप देखो इसको थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, आपको दोनों इक्वेशन करने की, सोल्व करने की नीड नहीं है, ऑप्शन गो थ्रू करो,
रिस्पेक्टिवली टर्म दे दी, मतलब पहली इक्वेशन का रिजल्ट पहले, दूसरी का बाद में गिवन होगा। दो ऑप्शन यहां पर ऐसे हैं, ए और सी, और तीसरा बी ऑप्शन भी ऐसा है जिसमें पहली इक्वेशन का रिजल्ट क्या है 27, दूसरी इक्वेशन का रिजल्ट देखो 42, 49, 40 और 47 चारों में वेरी कर रहा है, तो सिर्फ आप फोर्थ को ही ऑप्ट करो और उसे सॉल्व करके देखो। ठीक, अब किस किस को इंटरचेंज करना है, 6 और 4, माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, 6 और 4 को रिप्लेस करना था, दैट्स इट। इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 42 माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस और प्लस ये तो कैंसिल हो गए, 42 वाला आपका आंसर है। अगर आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे 27 आएगा, 27 भाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, फिर तो तीनों ऑप्शन ऑप्ट करने पड़ गए, एलिमिनेट तो सिर्फ एक हुआ ना। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है तीनों में से, दूसरी तो फिर भी उठानी थी, क्योंकि दूसरी से ही अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर का पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको हमेशा प्रायोरिटी कंसीडर करनी है किसकी, ऑप्शंस की भी। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि जो भी सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो हमेशा ऑप्शंस का रेफरेंस लेके चलो। नेक्स्ट, कोज एंड इफेक्ट का केस, ये देखिए कोज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हो। हमें ये दिया गया है पहली स्टेटमेंट के अंदर, पहले इन्हें थोरोली पढ़िए। कहता सरकार ने पिछले महीने मोबाइल फोन पर अधिक आयात शुल्क लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जैसे हमें होता है ना कि चल भाई मेरा दोस्त बाहर जा रखा है, दुबई से आ रहा है या कनाडा जा रखा है, मेरे लिए आईफोन लेते आना यार, ओके, कोई भी सामान लेने आता, तो एक लिमिट में ही सरकार जो है उन चीज़ों के लिए आपको परमिशन देती है कि आप इतना सामान ला सकते हो। बियॉन्ड लिमिट देते हो तो फिर उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैक्स लगेगा। ओके, तो सरकार ने वो जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, अधिक कर दिया है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर दी है पिछले महीने मोबाइल फोन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, मतलब प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंटली लास्ट मंथ ही। अब देखो लास्ट मंथ दो दो चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज क्या हुई है, लास्ट मंथ ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ऑब्वियस सी बात है मोबाइल फोन्स जो है वो थोड़ा महंगे डिलीवर होंगे इंडिया के अंदर, महंगे डिलीवर होंगे तो उनके प्राइसेस भी हाई की होंगे। हर कोई शॉपकीपर अपनी पॉकेट से थोड़ा डालेगा, जितने भी आपके टैक्सेस लगेंगे आपको ही पे करने पड़ेंगे अल्टीमेटली। तो इस चीज का प्रभाव जो है इस चीज के ऊपर पड़ा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मोबाइल फोन के प्राइसेस जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ते चले जा रहे हैं लास्ट मंथ से। तो पहले में कोज गिवन है और दूसरे में उसका इफेक्ट गिवन है। ऑप्शन केयरफुली पिक करने हैं, कई बार आपको यही चीज आपको डी ऑप्शन में भी हो सकती है कि पहले में कारण गिवन है और दूसरे में उसका प्रभाव गिवन है। देखते ही अटेम्प्ट करो ये भी, किसका अपोजिट निकालना है, 5 के अपोजिट में कौन आएगा। हाँ जी 5 देखिए दोनों फिगर्स का पार्ट है। अब देखो कौन कौन से फेसेस हैं, 5, 9, 8, 7, 2, जो बचा कौन फिर 3, 5 का विपरीत 3 है, क्योंकि जितने भी 5 के एडजेसेंट फेसेस हैं वो तो 5 के विपरीत हो नहीं सकते, तो बचेगा कौन, जो शेष बचा है वो ऑप्शन के थ्रू ही पता चल जाएगा। देखो 9 नहीं है, 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो बचेगा कौन, 3 वाला ही है, क्योंकि 3 5 के एडजेसेंट या सटा हुआ नहीं है, तो जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट होगा। अगला स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, चॉइस इज ऑल योर्स, करना चाहे तो फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट कीजिए, डर लगता है तो स्किप कर दीजिए, गलत होने से तो बेहतर ही है। क्या बोला गया है, कहता विद्यालय ने पुस्तकालय के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि छात्र अधिक समय तक अध्ययन कर सके। चलो स्कूल ने डिसाइड कर दिया कि जितने भी लाइब्रेरी में आवर्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ना, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ताकि बच्चे जो हैं लंबे समय तक स्टडी कर सके। एक स्टेटमेंट आ गई। अब इसके ऊपर क्या क्या धारणा लगाई जा सकती है। पूर्व धारणा पहली क्या कहती है, कहते छात्रों को वर्तमान पुस्तकालय समय से अधिक समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब देखो कोई भी स्कूल या कॉलेज या गवर्नमेंट या कोई भी हायर अथॉरिटी पे ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसीजंस क्यों लेती है, क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए उसको जो है वो फोर्स किया गया है, वो या वो फोर्सफुली, मतलब वो मजबूर है वो चीज को अप्लाई करने के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स को नीड है ज्यादा स्टडी करने की, तभी वो इतना डिसीजन ले पा रही है कि चलो आपके लिए सपोज पहले 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाता था, इसको एक्सटेंड कर देते हैं 3 घंटे के लिए कर देते हैं लाइब्रेरी टाइम को, ताकि आप लंबे समय तक पढ़ सकें। मतलब उनके पास ऐसी कोई ना कोई क्वेरीज आई होंगी, कंप्लेंट्स आई होंगी कि हमें तो कम टाइम मिलता है, लाइब्रेरी का टाइम यही है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तभी तो वो डिसीजन ले पा रहे हैं इस चीज को लेके। तो पहली अजम्पशन बिल्कुल वैलिड है। पुस्तकालय के अधिक समय से छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। ऑब्वियस ही बात है, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ेंगे,
अधिक लंबे समय तक पढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और पॉजिटिव सिनेरियो लेके चलना है, मैंने पहले ही बोला था। स्कूल हैज इनफ स्टाफ टू कीप द लाइब्रेरी ओपन फॉर द एक्सटेंडेड आवर्स। विद्यालय में पुस्तकालय को अधिक समय तक खुला रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं। अगर इतने सारे एम्प्लॉयज थे तभी तो वो एक लेवल पे आके ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि चलो हम इसका जो स्टडी आवर्स हैं उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। मतलब वो इतने कैपेबल हैं, लंबे समय तक लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो सके। तो तीसरी अजम्पशन भी यहां पर वैलिड है, तो आंसर वुड बी ऑल 1 2 3 आर इम्प्लिसिट, तीनों के तीनों ही निहित है। ओके, चलिए अगला। टावर का कोड गिवन है, साइट का कोड गिवन है, ब्रिंक का, कोई भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, सभी में नंबर ऑफ लेटर सेम ही है। टावर का कोड हमें क्या दिया गया है, INGYL। चलिए सबसे पहले हर लेटर की पोजीशन वैल्यूज एक्चुअल 23, 5, 18। आप डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज भी लिख सकते थे, बट कईयों की हैबिट होती है कि वो लेटर्स के साथ ही ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं पोजीशन वैल्यू लिखना, ताकि कंपैरिजन इजीली हो जाए। चलो जी करो जी कंपेयर। 20 किसके ज़्यादा नियर बाय लग रहा है, 25 के, बट इधर तो होगा ही नहीं। 20, 5, 25, 15 में 3 कम कर दो 12, फिर इधर 4 नंबर क्यों बढ़े, ये तो होगा ही नहीं। ऑपोजिट का केस है, आर का अपोजिट आई हो गया, 5, 14, बाकी तो अपोजिट है ही नहीं कुछ और एल अपोजिट है, 15, 14, 20, 29, ये बन रहा है देखो। 20 और 9 सम कितना बना 29, 15 और 14 सम कितना बना 29, पर 23 और 7 सम कितना बन रहा है ये 30, 25 और 5 ये 30 बना, 18 और 12 ये 30 बना। मतलब पहले दो लेटर्स का जो पोजीशन वैल्यू का सम है वो 29 बन के आ रहा है, और आखिरी के 3 लेटर्स का जो सम है वो 30 बन के आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो हर लेटर की पोजीशन वैल्यू राइट से ले लो। राइट से ले अगर हम हर लेटर की प्लेस वैल्यू को, देखो टी की प्लेस वैल्यू राइट से क्या होगी 7, सम 27 बनाते रहो, 15 में 12 जोड़ दो, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगी दाईं ओर से, ये 4 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 9 हो गया। इसको कंपेयर करो, ये देखो 7 और 2 9, 12 और 2 14, 4 और 3 7, 22 और 3 25, 9 और 3 12। मतलब पहले दो लेटर्स में 2 2 नंबर बढ़ रहे हैं, और आखिरी के 3 लेटर्स में 3 3 नंबर बढ़ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो सम 29 बना दो पहले दो लेटर का और आखिरी 3 का 30, एक्चुअल पोजीशन वैल्यू ले रहे हो, नहीं तो हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाईं ओर से लेके पहले दो लेटर में 2 2 नंबर बढ़ाओ, आखिरी में 3 3 नंबर बढ़ाओ। बट मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए आपको हर लेटर की पोजीशन वैल्यू फिर दाईं ओर से भी लिखनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल रिजल्ट तो वही रहेगा। चलो यहीं पर ही आओ, और सम कितना बन रहा है 29 बन रहा है। 29 का मतलब लेटर सी भी होता है, तो 2 में आप क्या करोगे, फिर 2 में कितना बढ़ाओगे 27 बढ़ाओगे। 27वें पे कौन सा लेटर होता है ए, ठीक है। 27 मतलब 1, बात एक ही होगी, तो पहला लेटर जो है वो ए से शुरू होगा। 2 और 1 3, 29 को मैं 3 भी तो बोल सकता हूं, 26 + 3, ये देखो। दूसरा क्या है 18, 18 में कितना जोड़ेंगे, सम 29 मैंने 11, 11 का मतलब लेटर के, डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर, आगे देखने की नीड नहीं है। चलो एक ये डिसीजन मेकिंग का केस, इसको आप सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है टफ होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, तो इसको सेकेंड राउंड के लिए ही रख के चलेंगे। अगला ये भी मार्क एज रिव्यू लेके चलिए, काउंटिंग ऑफ फिगर का केस है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट का केस देखते ही अटेम्प्ट करो। सम डॉक्टर्स आर पेशेंट्स, कुछ हिस्सा डॉक्टर का पेंटर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लेबर्स हैं, और सभी लेबर्स ऐसे हैं जो एथलीट्स बन के बैठे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सम लेबर्स आर पेंटर्स, कुछ लेबर का हिस्सा पेंटर्स के बीच में है, देखो आपस में कनेक्टेड नहीं है दूर दूर तक। पहला कंक्लूजन फॉल्स। सम एथलीट्स आर डॉक्टर्स, कुछ हिस्सा एथलीट का डॉक्टर बन के बैठे हैं, ये देखो ये एथलीट है सारे का सारा पोर्शन, और डॉक्टर का कुछ ना कुछ एरिया वो शेयर कर रहे हैं, तो दूसरा निष्कर्ष सही है आपका।
ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट्स, क्या सारे डॉक्टर्स एथलीट्स हैं? नहीं, कुछ हिस्सा डॉक्टर का एथलीट है, सारे के सारे नहीं है। चलो सेकंड वाला तो फॉलो करेगा, ऑप्शन कंपेयर करें सेकंड एंड थर्ड, ये वाला तो नहीं होगा, ओनली थर्ड वाला भी नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला तो गलत है, आंसर आ गया बी ऑप्शन। अभी मैं चौथे कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं हूं। सम एथलीट्स आर पेंटर्स, सम एथलीट पेंटर, नहीं, अलग अलग है, दोनों में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ओनली सेकंड फॉलोज वाला आपका आंसर हो गया। अब 4 कंक्लूजन वाले बेस्ड क्वेश्चन भी आपको स्टेनो के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये वाला लेवल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मे भी अगले मॉक के अंदर ना भी प्रोवाइड करूं, तो वेरिएशंस रहेंगी, चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, अगला पहले तो नेचर देख लेते हैं नंबर्स का। दोनों ग्रुप्स में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर गिवन है। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है 8 का 4 गुना 32, 5 का 4 गुना 20, सिमिलर सेट निकालना है, सेम रिलेशनशिप। नोट वर्ड का ध्यान रखना है कि नोट वर्ड ना गिवन हो। तो 9 का 4 गुना ये नहीं है, 4 का 4 गुना है, 7 चौके 28, 11 चौक 44 नहीं है, खत्म करो। 32 से 68, 32 का डबल 64 प्लस 4 68, 20 का डबल 40 प्लस 4 44, 16 का डबल 32 और 4 36, ए ऑप्शन ही आपका आंसर है। मतलब तीसरी संख्या दूसरी संख्या के डबल से 4 ज्यादा है। नेक्स्ट ओड वन आउट का केस, 39 72, 39 का डबल कर दें 78 माइनस 6 72, 28 का डबल 56 और 4 60, अलग अलग पैटर्न हो गया। 42 का डबल, ये तो दूर दूर तक नहीं है, क्या किया जाए? यूनिट प्लेस का रेफरेंस लें, 9 और 3 12, इधर 4 नंबर बढ़े, नहीं डिफरेंस से भी बात नहीं बनेगी, डिजिट्स को यूज कर लें अगर तो 9 और 3 12, 12 6 72, 8 और 2 10, 10 6 60, बन रही है बात। ये देखो 4 और 2 6, 6 छिकम छिकम 36, 7 5 12, 12 6 72 होना चाहिए। मतलब सम ऑफ डिजिट्स करके पहली संख्या का उसका क्या किया गया है, 6 टाइम्स किया गया है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि दूसरा नंबर जो है वो 6 का मल्टीपल है ना। सिर्फ डी ऑप्शन ही है जिसमें दूसरी संख्या 6 का मल्टीपल नहीं है। ये देखो 9 और 3 12, 12 6 72, 6 और 6, 4 और 2 6, 6 और 6 36 हो गए, 8 और 2 10, 10 6 60, 7 और 5 12, 12 6 72 होना चाहिए था, इधर 38 गिवन है। नेक्स्ट, कौन से दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज किया जाना चाहिए ताकि इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो पाए? टारगेट वैल्यू क्या है? 767। अब देखो डिवाइड का साइन किन दो नंबर्स के बीच में है? 703 और 14 के बीच में। कोई ना कोई तो यहां से उठेगा, या तो 703 को उठना पड़ेगा या तो 14 को उठना पड़ेगा, क्योंकि 703 14 का मल्टीपल नहीं है, फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। 703 और 14 वाला ऑप्शन देखो, ए बी और सी है, आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। 12 और 37 अगर शफल हो भी जाएंगे फिर भी ये तो फ्रैक्शन तो एज इट इज रहा। इन तीनों ऑप्शन की बात करेंगे। अगर 703 और 12 रिप्लेस हो जाते हैं तो 12/14 फिर से फ्रैक्शन क्रिएट होगा, इसको भी बाहर निकालो। अब बात आती है सिर्फ इन दोनों पे। 618 और 14 रिप्लेस हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो 703/618 फिर से फ्रैक्शन बना, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। इसको देखने की भी नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो इसे रिप्लेस करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन करेक्ट आती है या नहीं, ठीक है। लो भाई, एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, हो गई तसल्ली। अब पिछले वाले मॉक से तो थोड़ा बेहतर दिया है, तो रिलैक्स, मैं अपने अकॉर्डिंगली ही सेट करके आऊंगा। कभी देखो लेवल जो है वो ऊपर नीचे मैं आपको देता रहूंगा। अब जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या उनका लेवल ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही अगला मॉक टेस्ट करते हो? नहीं ना, तो वेरिएशन जरूरी है। समझ में आ गई बात? कई बार क्या होगा, इजी मिल जाएगा, कई बार आपको बहुत ज्यादा टफ मिल जाएगा, कई बार मॉडरेट लेवल का मिलेगा, तो वेरिएशन होती रहेंगी। अब इसको भी आपको हमेशा क्या है, सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट को हो सके तो लास्ट में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलो अब जो होल्ड पे रखे थे क्वेश्चन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने रखा था वर्ड के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग का केस, जो आपको वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में गिवन है। फोक्स सूप का कोड गिवन है, तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम हो उसको पहले पिक करो। क्या कोड गिवन है? 108। अब सबसे पहला टारगेट होगा एक्चुअल प्लेस वैल्यू 6 15 24। अब इनको ऐड करके तो फायदा नहीं है, ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से, क्योंकि 108 तो फिर भी नहीं बनेगा।
अगर इनको ऐड करके मल्टीपल बना के देखें, 24 और 6 कितना हो गया, 30 और 15 35, 35 दिए 105 प्लस 3 108, यही बनेगा, है ना। मतलब इंटू 3 प्लस 3 कर दिया है, सम लेके कितना बना, 24 और 6 सॉरी 45, 35 नहीं 45 बनेगा, 45 दूना 90, ये तो नहीं बन रही बात। राइट हैंड साइड से कंसीडर करें, अगर लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू का सम 45 है तो राइट से कितना होगा, 81 माइनस 45 कर दो, क्योंकि 3 लेटर हैं, 27 इधर बनेगा, 27 इधर, 27 इधर, 81 में से 45 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 36, 36 का 3 गुना 108 है। मतलब राइट हैंड साइड से पोजीशन वैल्यू का सम लेके उसका 3 टाइम्स किया गया है। 3 टाइम्स क्यों, नंबर ऑफ लेटर्स 3 है। अब डायरेक्टली अप साइड के ऊपर स्विच करो, देखो ये कितना हो गया 6, 6 और 11 17, 17 और 8 25, 25 और 18 43, 43 और 23 कितना हो गया 66, 66 और 22 कितना हो गया 88। अब 88 का कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करें तो 200 कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 200 कुछ तो ऑप्शन ही नहीं गिवन, तो मतलब ये क्या होगा 6 गुना होगा। या तो 3 गुना ऐसे ही कर दिया गया होगा या नंबर ऑफ लेटर्स कंसीडर किए गए होंगे। अगर 3 गुना होता तो 200 कुछ की वैल्यू तो आपको ऑप्शन में दी ही नहीं गई, तो 6 गुना ही होगा। 8 6 48, 480 प्लस 48, यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं बनता। अगला देखिए, सीरीज भी हो गया, ये भी हो गया अल्फ़ाबेट, उसके बाद क्या होल्ड पे रखा था हमने, कैलेंडर का क्वेश्चन 12th नंबर। अगर 31 जनवरी 2022 को मंडे था तो हमें बताना है व्हाट वाज द डे ऑन द सेम डेट 100 ईयर्स अगो। मतलब हमें 31 जनवरी, सॉरी 31, मैंने दिसंबर बोला था क्या, जनवरी है, 31 जनवरी 1922 हमें निकालना है कौन सा दिन था। ओके, और गिवन क्या है 31 जनवरी 2022, 100 साल तो यही डिफरेंस होगा ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले हम 1922 से 2000 तक ट्रेवल करेंगे, एक सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं, कई बार सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं भी होता, इसको कवर कर लेते हैं। 1922 से 2000 तक की अगर हम बात करते भी हैं तो कितने ईयर्स हो गए, पहले ये काउंट कर लो, कितने 78। इन 78 सालों में 78 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस जितने लीप ईयर्स हैं उतने ऑड डेज और ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर मैं 100 सालों की बात करूं 1901 से 2000 तक की, 4 4 के कितने मल्टीपल आएंगे 25, क्योंकि ये 25वां मल्टीपल भी लीप ईयर होगा, तो 25 लीप वर्ष हो गए। बट हमें तो टाइम पीरियड 1922 से दिया गया है, मतलब 1922 से पहले कितने लीप वर्ष आते हैं 5, तो 25 में से ये 5 माइनस करने पड़ेंगे, तो बचे कितने लीप वर्ष 20। तो 1922 से लेके 2000 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी आती है 20। समझ में आ गई बात, रिपीट कर देता हूं, 1922 से 2000 तक कितने साल हो गए 78 साल। इन 78 सालों में 78 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 1922 से 2000 तक 20 लीप वर्ष आते हैं, क्योंकि 1901 से लेके 2000 तक लीप वर्षों की संख्या होगी 25, क्योंकि 4 4 के 25 मल्टीपल आएंगे। बट 1901 से 2022 तक कितने लीप वर्ष होते हैं 5, तो अगर 1901 से 2000 तक 25 हैं तो 1901 से 1922 तक कितने होंगे 5, तो 25 में से 5 हमने माइनस कर दिए, बचे कितने 20। अब 2001 से लेके 2022 तक की बात करो, कितने साल हो गए, ये 22 साल हो गए। इन 22 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 5, 2004 8 12 16 और 20। अब ये देख लो ऑड डेज कितने बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन 100 सालों में विषम दिनों की संख्या तो ज्ञात करनी है। चलो 7 को से अगर अब इसको अब ऐड नहीं करने बैठना, 7 से अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 1, इसे 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 6, ये देखो 7 कैंसिल हो गया, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ गया 1, 5 और 1 कितना आ गया 6, तो 6 दिनों का अंतर आएगा इन 100 सालों में। अगर 6 दिनों का अंतर आएगा तो ध्यान से देखिए, हमें पास्ट में जाना है, 100 साल पहले की बात कर रहा है, अब मतलब ये 6 दिन हमें रिवर्स में जाने पड़ेंगे, माइनस में, तो 6 दिन पहले चले जाओ या 1 दिन आगे चले जाओ, बात एक ही होगी। 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना।
अगर इधर रिमाइंडर आता 5 तो 5 दिन पीछे जाने की बजाय 2 दिन आगे का देख लेते। 4 रिमाइंडर आता तो 4 दिन पीछे जाने की बजाय 3 दिन आगे का देख लेते। 7 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, मतलब आपको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अकॉर्डिंगली आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रखे हो, कहीं और से पढ़े हो, तो ये चीजें आपको आती होंगी जो मैंने लास्ट में सिखाई है। डिसीजन मेकिंग बहुत इजी केस होता है। आपको एक डाटा दिया जाता है, इसी डाटा के बिहाफ पे आपको अपना डिसीजन बनाना है। क्या डाटा गिवन है? कहता है एक क्राइटेरिया है लैब असिस्टेंट की सिलेक्शन का। डेट क्या मेंशन है? एक, ये मेंशन है एक होगा, ये सॉरी 1 होना चाहिए, या देख लेते हैं इधर क्या डाटा गिवन है। ये प्रॉपरली नहीं आ रहा, महीना मेंशन नहीं है ना। चलो देखते हैं कि थोड़ा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलो उसके लिए सिलेक्शन के लिए, लैब असिस्टेंट की सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? क्या उसका डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, याद नहीं करना बिल्कुल भी। एज जो है 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। 1 साल का प्रैक्टिकल लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल। मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए वो इच्छुक होना चाहिए। मतलब कोई भी लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए कोई भी कैंडिडेट आया, अगर वो इन सारी की सारी एलिजिबिलिटीज को क्वालिफाई कर लेता है, मतलब उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किया। एसएससी सीजीएल का फॉर्म ये तो नहीं है कोई भी फिल कर सकता है। 60 साल वाला बंदा भी कर सकता है, 50 वाला भी बंदा कर सकता है, 10 साल की उम्र वाला बच्चा भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। नहीं, कुछ कंडीशंस है कि आपकी जो एज लिमिट जो है वो इतने से इतने में होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप सीजीएल फिल कर पाओगे। इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, तभी फिल कर पाएंगे। कोई आपके अगेंस्ट जो है केस ना चल रहा हो कोर्ट के अंदर, ये भी होना चाहिए। एज लिमिट का क्राइटेरिया दे देते हैं, ये भी होना चाहिए। कई बार तो ऐसे एग्जाम्स निकलते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स भी पूछ लेते हैं, बैंकिंग जैसे एग्जाम होते हैं, कि कम से कम 60% होने चाहिए। ये मतलब आप इन सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटीज हैं, इनके लिए आप एलिजिबल रहते हैं, तभी आप लायबल होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। सेम डिसीजन मेकिंग का काम होता है। क्या आपको ये कंडीशंस दी गई हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसलिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वाह, फॉर्म फिल की और सिलेक्शन होगी। ये सिर्फ इसी में होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है, आपको पेपर देना पड़ेगा, कंपटीशन के लिए बैठना पड़ेगा। अब मान लिया, बट आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि मेरी तो एज जो है वो 30 से क्रॉस हो चुकी है, मैं तो फिल ही नहीं कर सकता कोई भी फॉर्म। बट मेरे पास एक स्पेशल पावर है कि मैं कोई स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता हूं। ठीक है, रिजर्वेशन कोटा हो जाता है ना। तो अगर आपके पास रिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब एज से रिलेटेड, या कई बार एक्स सर्विसमैन को भी क्या है, रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर, तो कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस। उन एक्सेप्शन को बोला गया है यहां पर स्पेशल क्लोज। माना कि कोई भी कैंडिडेट आया, अगर वो सारी की सारी एलिजिबिलिटीज के लिए एलिजिबल है या क्वालिफाई कर देता है, तो उसकी सिलेक्शन है। बट कुछ स्पेशल केसेस अगर हमारे पास आ जाते हैं, स्पेशल केसेस क्या है कि अगर कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है लैब असिस्टेंट का और उसमें 70% मार्क्स लिए हैं, कंडीशन यहां पर क्या है, 60% तक अगर लेके आए, बट अगर वो 70% मार्क्स लेके आ रहा है और उसका जो एक्सपीरियंस है, कितना डिमांड किया है, 1 साल का, अगर वो 1 साल का नहीं है, अगर वो 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आता है, तो वो जो केस है वो किसके पास रेफर कर दिया जाएगा, लैब सुपरवाइजर के पास। जैसे आप कॉलेज के लिए एडमिशन लेने जाते थे, सपोज उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 50 सीट्स अवेलेबल हैं और आपके पास, आप गए हैं तो डेड एंड पे यहां पर सिर्फ 2-3 सीट्स ही पड़ी हैं, मैनेजमेंट कोटा आपने सुना होगा। तो जितने भी रैंक होल्डर्स थे उन्होंने तो एडमिशन करवा लिया, बट आपका रैंक थोड़ा सा पीछे रह गया। आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो इस कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। तो कॉलेज वाले क्या बात करते हैं, एक काम करते हैं, मैनेजमेंट कोटा है, एक काम कर लो, डोनेशन चलता है ना, फिर एक काम कर लो, आप कोई भी सीनियर जो होगा पर्टिकुलर टाइम पे, या कोई प्रिंसिपल होगा, या तो कोई भी हायर पोस्ट पे जो भी अथॉरिटी दे रखी होगी, कोई भी पर्सन होगा, आप उससे जाके मिल लीजिए, बात बूत कर लीजिए। अगर वो अलाउ कर देंगे तो आपकी एडमिशन होने जाएगी। मतलब जो भी आपके पास, जब आप एडमिन ब्लॉक में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है कि आपके लिए ये क्राइटेरिया है, अगर कोई भी कैंडिडेट आया
इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो आपको एडमिशन देनी है। अगर कोई स्पेशल केस आता है तो हमारे पास भेज देना, हम अपने लेवल पे हैंडल कर लेंगे। तो ये कंडीशन यहां पर भी दे रखी है, दैट्स इट। तो डेली लाइफ से रिलेटेड ही ये सारी चीजें आती हैं, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। नहीं भी कोई करवाता तो आपको ये आते होंगे पेपर के अंदर, अगर आप दे के आए हो तो। ओके, तो अगर ये हुआ स्पेशल क्लोज तो उसको रेफर कर दिया जाएगा चीफ लैब सुपरवाइजर के पास। तो केस क्या है, बंदा आता है, कौन आता है, राजीव आता है। राजीव जो है वो 22 साल का है, एज कितनी चाहिए, 21 से 28, वो 22 साल का है, एज के लिए एलिजिबल है। 72% मार्क्स लेके आता है लैब डिप्लोमा में, चाहिए कितने थे, 60, ठीक है, एलिजिबल है, 72 लेके आ रहा है। 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है उसके पास। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 1 साल का, लेके कितना आया, 6 साल 6 महीने का। मतलब वो सिलेक्ट तो नहीं होगा, श्योर है फॉर, क्योंकि एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए था, बट वो तो 6 महीने का लेके आ रहा है। बट उसके लिए कंडीशन है, ये तो एक्सेप्शन में भी दिया गया है, या तो वो सिलेक्ट नहीं होगा या तो लैब सुपरवाइजर के पास रेफर किया जाएगा। कब रेफर किया जाएगा, अब देखो, नाइट शिफ्ट के लिए विलिंग है काम करने के लिए, वो बिल्कुल है, ये देखो, एग्रीज टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट एज वेल। तो उसने सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल किया है विद दिस स्पेशल क्लोज, कि उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस ना होके 6 महीने का एक्सपीरियंस था। तो ये जो केस है किसके पास रेफर कर दिया जाएगा, चीफ लैब सुपरवाइजर के पास। सिंपल। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, सिर्फ रीडिंग करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बच्चों ने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए हैं, जहां वो टारगेट लेके चलते थे कि हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है 12 से 14 मिनट के अंदर हो जाता है, वहां पर उनको मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लगा है, क्योंकि इस नेचर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, पर डिसीजन बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो चीजें आपको भी आती होंगी, तो रिलैक्स रहिएगा। आओ जी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर। अब एंटिटीज तो आपको पता ही होंगी, ये वाली, इसमें कितने होते हैं हमारे पास, 8, कुछ भी नहीं है। इस वाली फिगर को थोड़ा रोटेट कर दिया गया है। अब 8 जो है इस वाली फिगर में है, चेक करो, ठीक है, और 8 जो है इस वाली फिगर में है। 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16 ये हैं और 4 ये हो गए, 16 और 4 कितने हो गए, 20। अब आपको इसी के साथ साथ इसी तरह की एंटिटी ये बड़े वाली भी दिखाई दे रही है, ये देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए। तो यहां पर भी कितने हो गए, 8 और हो गए, 8 और 4 12 और 16 कितने हो गए, 28। बट 28 से ज्यादा हैं, कैसे, ये वाले 4 भी तो हैं आउटर एरिया में। 28 और 4 कितने हो गए आपके पास यहां पर, 32 त्रिभुज। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप क्वेश्चन को टाइम सेविंग बना सकते हो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना है, अगर आपको ये एंटिटीज अप्लाई करनी आती हैं तो। एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी था, 7 गर्ल्स हैं, 1 to 7, G1 G2, इसमें नहीं पजल होना, 1 से लेकर 7 तक लड़कियां आपको गिवन है, सारी की सारी एक पंक्ति में बैठी हैं, उन सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। 4 सीट्स 5th to the right of 1, 4 नंबर वाली जो लड़की है 1 के 4th राइट 5th राइट पे है, दाई और 5 में, 1 2 3 4, यहां पर है 4 नंबर वाली। अब देखो 6 लड़कियां तो अरेंज हो चुकी हैं, 7वीं लड़की या तो 1 के बाई ओर होगी या तो 4 के दाई ओर होगी। 4 डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 4 जो है वो किसी भी चरम छोर पर नहीं है, मतलब यहां पर कोई ना कोई लड़की बैठी होगी। ओके, 7 गर्ल्स के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व हो चुकी हैं। आगे देखिए, 6 सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, 6 नंबर वाली लड़की जो है बिल्कुल सेंटर में रहती है या बैठी है। 6 सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ 2, 6 नंबर वाली लड़की बाई ओर है, तीसरी पोजीशन पे बाई ओर है, किसके, 2 नंबर वाली के। अगर 6 जो है 2 के बाई और तीसरे स्थान पे है, तो 2 जो है वो 6 के दाई और तीसरे स्थान पे हो। रिवर्स में जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सभी की सेम है। 2 गर्ल्स बिटवीन 7 and 5, 7 और 5 के बीच में 2 लड़कियां, तो 7 और 5 के लिए ये 2 पोजीशन रही, इधर कौन सी लड़की आ गई, नंबर 3 वाली। ठीक, 7 जो है 6 की पड़ोसन नहीं है, अगर 7 इधर नहीं है तो 7 इधर है और 5 इधर आ जाएगी। पूछा क्या गया है, हु आर द नेबर्स ऑफ 3, 3 के नेबर कौन कौन है, 7 और 6, 7 और 6, ये आ गया ना एरर, देखो ये एक ही ऑप्शन होगा, 6 और 7 या 7 और 6, 3 के पड़ोसी पूछे है ना, ये क्लैश कर रहा है ऑप्शन, 6 और 7 रिपीट हो गया, ये मैं आपको पीडीएफ के अंदर करेक्ट करके भिजवा दूंगा। ठीक, चलो और कौन सा रह गया था, बस इनपुट आउटपुट का केस।
ये देखो लेंदी बन गया ना, टफ नहीं था, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा ये टफ था, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। चलो, ये आपको फॉर्मेट अवेलेबल है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मेट हिंदी मीडियम वाले जो हैं इनको पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड करना है इसमें चल क्या रहा है। पहले इसमें देखो, ये बैंकिंग की तरह नहीं है कि 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, आपको करना क्या है, सिर्फ रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है। पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, एक इनपुट गिवन है और पूछा गया स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, चरण 2 निकालना है बस आपको। इधर कितने गिवन है, चरण 3, आपको 2 तक ही अंडरस्टैंड करना है, ठीक। स्टेप नंबर 3 हमेशा एक फाइनल अरेंजमेंट, मतलब आपको लास्ट आउटपुट या लास्ट स्टेप हमेशा दिया जाता है इनपुट आउटपुट के केस में। ये जो फॉर्मेट गिवन है, बोल दिया गया कि स्टेप नंबर 3 जो है वो फाइनल अरेंजमेंट है। फाइनल अरेंजमेंट तक ही आपको पहुंचना है, कुछ रूल्स फॉलो होंगे अरेंजमेंट तक पहुंचने के लिए, वो हमेशा स्टेप्स बताते हैं। क्योंकि ये नंबर्स यहां पर भी अवेलेबल हैं, इनपुट में भी थे, बट इनपुट में इधर उधर शफल्ड थे। स्टेप नंबर 3 में एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आउटपुट में हमें क्या चाहिए था, नंबर 13। तो देखो स्टेप नंबर 1 में नंबर 13 आया, किसके स्थान पे आया, 25 के स्थान पे, और 25 से सभी को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया, इसको हम शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। फिर देखो स्टेप नंबर 3 के अंदर या लास्ट अरेंजमेंट में हमें 13 के बाद क्या चाहिए, 25, तो 25 तो 13 के बाद ऑलरेडी था स्टेप नंबर 1 के में। अब 25 के बाद क्या चाहिए, 42, तो 42 आया, देखो स्टेप नंबर 2 में 88 से आगे शिफ्टिंग कर दी, ठीक। तो मतलब के जैसे हम स्टेप नंबर 3 में 42 के बाद वाला नंबर 64 अरेंज करेंगे, सारे के सारे नंबर जो हैं ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे आउटपुट के हिसाब से। मतलब के आउटपुट को थोरोली अंडरस्टैंड करना है। आउटपुट के हिसाब से कोई भी एलिमेंट जो भी यहां बैठा होगा, चाहे वो नंबर है चाहे वो वर्ड हो, वो अपनी पोजीशन को रिजर्व करेगा, ऑक्युपाई करेगा, और जो भी उसकी पोजीशन पे बैठा होगा सभी को आगे धक्का मार देगा, पुश कर देगा, शिफ्ट कर देगा। जहां कहीं भी आपको लगा कि आप कोई भी नंबर अरेंज करने जा रहे थे, जैसे 13 के बाद आपको चाहिए था 25, पर ध्यान दीजिए स्टेप नंबर 1 में ही 13 के बाद 25 ऑलरेडी बैठा मिला, तो इसको आपको स्टेप को रीकाउंट नहीं करवाना, 25 के बाद जो संख्या है उसको अरेंज करवाना है। समझ में आ गई बात, मतलब एक स्टेप के अंदर एक एलिमेंट अरेंज होगा ही होगा, वो हमेशा आपको फॉर्मेट क्लियर कर देगा, ठीक। तो आपको 2 स्टेप्स क्रिएट करने थे। आउटपुट क्या बनेगी, पहले हमेशा आउटपुट बनाओ। आउटपुट क्या बनेगी, 19, 35, 44, 56 और 72। आपको कितने स्टेप निकालने हैं, 2। पहला स्टेप क्या बनेगा, देखो सबसे पहले कौन बैठा हुआ है, 72, हमें क्या चाहिए 19, तो 19 आया, 72 से शिफ्ट कर देगा 72, 72 के बाद कौन है 35, 19 तो पहले ही अरेंज हो चुका है तो इसको कंसीडर नहीं करना, फिर 56 और 44। दूसरे स्टेप में आपको कौन चाहिए, 19 के बाद 35, तो देखो 19 आया, ऑलरेडी पहले स्टेप में वो अरेंज हो चुका था, उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। 19 के बाद क्या चाहिए 35, 35 आया, 72 से शिफ्ट कर देगा वो आगे 56 और 44। बस ये आपका आंसर है, 19, 35, 72, 56, 44, बी ऑप्शन जो है आपका फाइनल आंसर बना। दैट्स इट। तीसरा कहता तो हम तीसरे तक जाते, चौथा कहता तो हम चौथे तक जाते, और ये नेसेसरी नहीं है कि अगर फॉर्मेट की आउटपुट जो है वो 3 स्टेप्स में ही आ रही है फाइनली, तो जो गिवन इनपुट है उसकी भी आउटपुट 3 ही स्टेप्स में आएगी। वो 4, 5 कितने भी बन सकते हैं, डिपेंड करेगा नंबर्स जो हैं वो किस फॉर्मेट में बैठे हुए हैं, किस फॉर्मेट शफल्ड फॉर्म में बैठे हुए हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक। चलो, तो अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से कहता हूं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ना कि डिफिकल्टी लेवल को लेके मैं वेरिएशन देता रहूंगा, पेशेंस रखिए, ये आप सभी का कमेंट पढ़ के ही बताई हैं। तो मैं कमेंट्स हर वीडियो में देखता हूं क्या क्या आप लोगों की डिमांड है, ठीक। तो आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। अभी ये मत की सोचिए कि हाँ मुझे इतने टाइम में इसे सॉल्व करना था, अभी सिर्फ ये देखिए 1-2 मॉक टेस्ट के थ्रू जो भी मैं लेवल लेके आ रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं, 100% एक्यूरेसी है भी या नहीं, पहले इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जब एक्यूरेसी के ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है ना, स्पीड ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ आपका स्कोर कार्ड कितना रहा है, चाहे आपने 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी कितनी है वो जरूर बताना है। अगर 25 में सिर्फ 15 कर पाए हो तो आउट ऑफ 15 बताइए, 25 में से 22 कर पाए हो तो आउट ऑफ 22 बताइए कितने करेक्ट थे, मुझे सिर्फ एक्यूरेसी से मतलब है,
जो गलत करेगा पेनल्टी पड़ेगी। खुद तो गलत वो होगा ही होगा क्वेश्चन, जो सही होगा ना उसका भी 1/4 ले जाएगा। नुकसान आप ही का है इन दी एंड। इसलिए लालची नहीं बनना बिल्कुल भी, जो आता है सिर्फ उसी को करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो या जीएस हो। ये रूल सभी के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, चलिए इस मॉक में इतना ही। जल्दी मिलता हूं अगले मॉक टेस्ट के साथ। ऑल दी बेस्ट।